Hey, hello guys, I am your Ayush. Now, the numericals practice time. तो आज हम इस वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दैट इज़ NLM के प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे जो PYQ सेशंस है, जो एक तरह का जिसमें 2013 से लेकर के 2023 तक आए हुए नीट के सवाल को जो NLM चैप्टर से आए हुए हैं उनका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप ये सवाल देख रहे हैं, ये नीट 2013 में आया हुआ सवाल है कि द थ्री ब्लॉक्स विद द masses m, 2m and 3m are connected by string. After an upward force F is applied on the block, the masses move upward at the constant speed v. What is the net force on the block of mass 2m? तो इस तरीके से है कि तीन masses m, 2m और 3m, तो both are connected to each other. These are connected to each other. और जो m वाला मास है ना, ऊपर वाले मास, इस पे F फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, F फोर्स ऊपर की ओर मूव कर रहा है और ये सारे ब्लॉक दैट दीज मासेस मूव एट द कांस्टेंट स्पीड v, और ये सारे मास v वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो अब पूछ रहा है हमसे कि व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो 2m वाले मास पर, 2m वाले मास यानी इस वाले मास पर नेट फोर्स क्या होगा। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर चेंज इन वेलोसिटी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं ना। अगर वेलोसिटी चेंज करे तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर वेलोसिटी चेंज ही ना करे, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। डेफिनेटली अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। जैसा कि ये सवाल में इस सिचुएशन है कि दीज मासेस मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स यहाँ पे इनका एक्सेलरेशन जीरो है। द सिस्टम ऑफ मासेस जो मूव कर रहा है वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करने का मतलब हुआ कि F net equal to mass into acceleration, and acceleration will be the zero. That means the net force is equal to ज़ीरो। इसका मतलब इन सारे मासेस के किसी भी मास पे अगर नेट फोर्स पूछा जाए तो उसका नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये, m पे पूछा जाए नेट फोर्स तो ज़ीरो, 2m पे पूछा जाए तो ज़ीरो, 3m पे पूछा जाए तो भी ज़ीरो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने के कारण इनका एक्सेलरेशन ही ज़ीरो हो गया। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो इसका नेट फोर्स ऑफ द एवरी मास विल बी द ज़ीरो। वो चाहे m हो, वो चाहे 2m हो, वो चाहे 3m हो, सभी के केस का नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ज़ीरो। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल। ओह अच्छा रे, ये जो सवाल है ना, ये है नीट 2013 का दूसरा सवाल जो NLM चैप्टर से लिया गया। क्या कहता है ये सवाल? कहता है कि द एक्सप्लोजन breaks a rock into three parts in a horizontal plane. Two of them go off a right angle to each other. The first part of the mass 1 kg move with a speed of 12 meter per second, and the second part of the mass 2 kg move with 8 meter per second speed. If the third part flies off the 4 meter per second speed, this then its mass is। तो तीसरे वाले मास का क्या होगा? यानी कि एक रॉक है और रॉक में एक्सप्लोजन होता है, यानी इंटरनल एक्सप्लोजन होता है। देखो, सवाल के तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। एक्सप्लोजन किस तरीके का है? ये इंटरनली हुआ है। इंटरनल एक्सप्लोजन से ये 3 पार्ट में बट जाता है, जिसमें से 2 पार्ट एक दूसरे के राइट एंगल टू ईच अदर यानी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे जाते हैं विथ वेलोसिटी
विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। 1 केजी मास वाला 12 मीटर पर सेकेंड से जाता है और 2 केजी वाला 8 मीटर पर सेकेंड से जाता है। तो जो तीसरा पार्टिकल है ना वो 4 मीटर पर सेकेंड से जाता है। तो बताइए उसका मास क्या होगा। तो ये वाला सवाल इसमें हमसे मास के बारे में पूछ रहा है। तो आइए सवाल का हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो दोस्त, बात कुछ ऐसा है ना कि जब किसी रॉक में ऑटोमेटिकली अगर एक्सप्लोज़न हो जाए तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोजन का मतलब हुआ कि उसका कुछ इंटरनल फोर्स, नो एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई ऑन द रॉक, दिस इज़ द इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन। और इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन में एक चीज़ तो कंजर्व रहता है, वो कंजर्व होता है मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन से ये सवाल बनेगा, यानी जब कभी भी ऐसा सवाल है ना कि अचानक रॉक टूट गया, 3-4 टुकड़े में टूटा है, तो वहाँ पे कंजर्व होता है उसका मोमेंटम। और मोमेंटम कंजर्वेशन में कहा जाता है कि अगर ये रॉक मास और वेलोसिटी, इस रॉक का जो भी मास होगा और जो वेलोसिटी होगा वही मास और वेलोसिटी इन सारे टुकड़ों का भी होगा, जो ओवरऑल एक दूसरे के बराबर होगा। यानी इसका मतलब हुआ ना कि अगर इसका मास और वेलोसिटी ज़ीरो है, डेफिनेटली जीरो है ना, क्योंकि रॉक तो कहीं चल रहा है नहीं, रॉक का तो कोई वेलोसिटी है नहीं ना। अगर रॉक का कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब इसका मोमेंटम ज़ीरो है। मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब इनिशियली मोमेंटम जीरो है तो मोमेंटम फाइनल भी जीरो होएगा, यानी फाइनल का भी मोमेंटम जीरो ही होना पड़ेगा। जैसा कि अब इस टुकड़ों के मास का भी मोमेंटम जीरो होना है, दिस इज़ द मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर 2 केजी वाला मास इधर की ओर जा रहा है और 1 केजी वाला मास इधर की ओर जा रहा है, यानी यही 2 परपेंडिकुलर मास वाला है, तो इसके ओवरऑल मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इसके तीसरे मास को हमको, अब देखिए इसका मास इंटू वेलोसिटी इधर बना, इसका इधर बना, तो नेट इधर बनेगा, 12 और 8 का नेट इधर बनेगा ना दोस्त, इधर ही बनेगा। ये रहा इसके मास का मोमेंटम का एक्चुअल नेट डायरेक्शन, यानी 12 केजी और 8 केजी। तो डेफिनेटली मेरा जो तीसरा मास है ना, इसको कैंसिल आउट करके जीरो करने के लिए ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसके डायरेक्शन के वेलोसिटी भी दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इसका मास बताओ कि ये ओवरऑल जीरो कर दे। ये है सवाल का एक्चुअल कॉन्सेप्ट कि मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि इंटरनल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। मास इंटू वेलोसिटी अगर पहले जीरो है ना रॉक का, तो बाद में भी इन टुकड़ों का सबको मिला के जीरो ही होना पड़ेगा। 2 मास इधर परपेंडिकुलर जा रहा है तो इसका नेट वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका नेट इधर बनेगा और इसी के नेट के बराबर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तीसरा मास मूव करेगा ताकि फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सॉल्व तो ऐसे हो गया, अब इसका हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं कि अब कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। इसका मास इंटू वेलोसिटी, इधर हो गया एक मोमेंटम का डायरेक्शन, मास इंटू वेलोसिटी यानी 8 मीटर पर सेकेंड, 2 केजी का मास, तो मास इंटू वेलोसिटी दैट इज़ 16। और इसका हो गया आपका इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 12 1 12 यानी 12 गुना 1 12, तो इधर हो गया इनका 12, इसका मोमेंटम इधर 12 इधर 16, तो इसका नेट इधर निकलेगा क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों केजी, सॉरी मतलब क्या, तो मोमेंटम इधर आपका हो गया 16 केजी मीटर पर सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड, और इधर 12 केजी मीटर पर सेकेंड इधर हो गया। तो इस दोनों के नेट इधर हो जाएगा, इसका नेट इधर होगा, वेक्टर क्वांटिटी में ऐसे ही करते हैं हम लोग, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करेंगे इसका नेट इधर निकालने के लिए, तो 144 एंड 256 अंडर रूट, एंड अंडर रूट करेंगे तो 0 5 4 0 दिन 1 4 400, जिसका आंसर हो गया 20। इसका मतलब ये 20 को कैंसिल आउट करने के लिए इधर भी 20 होना पड़ेगा। 4 है यानी 4 इंटू मास, इसका मास यानी मास इंटू वेलोसिटी, इधर का मोमेंटम और इधर का नेट, इस दोनों का नेट मोमेंटम 20 आया है, तो दैट इज इक्वल टू 20। तो इसका मास निकल गया 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 kg।
सो इसका ये मतलब हुआ कि ये तीसरे वाला जो 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था वो 5 kg के स्पीड से जा रही सॉरी मतलब 5 kg मतलब 4 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से जो जा रहा था जो टुकड़ा उसका मास था 5 kg। सो ये हुआ एक डिटेल मतलब एक्सप्लेनेशन जो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ एक्चुअली में। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हाँ तो दोस्तों 2013 में बस 2 सवाल आए थे, वो जो दो हम करा चुके हैं। अब 2014 पे मूव करते हैं। 2014 में ये सवाल है एनएलएम से कि द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द 3 masses M1, M2 एंड M3 कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग passing over a pulley P. The mass M1 hangs freely and M2 and M1 are on a rough horizontal table. The coefficient of friction is mu. The pulley is frictionless and of negligible mass. The downward acceleration of mass m1 is, तो पूछ रहा है कि जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है ये मास m1 का, जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है मतलब m1 मास का डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन क्या होगा जब m2 m3 हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है जिसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो बताइए इस 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये रहे हमारे सवाल और इनके ये 4 ऑप्शन जिसका आंसर है। नीचे वाले मास का एक्सेलेरेशन पूछ रहा था, तो नीचे वाले मास का एक्सेलेरेशन क्या g इंटू 1-2 μ/9 होंगे या 2g μ/3 होंगे या g इंटू 1-2 μ/3 होंगे या g इंटू 1-2 μ/2 होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसी का एक्सेलेरेशन पूछ रहा है और कह रहा है कि m2 मास डाउनवर्ड आएगा। भाया अगर m1 मास डाउनवर्ड आएगा तो इस डाउनवर्ड लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इसके डाउनवर्ड लाने के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा और जो इस पर लगेगा फोर्स दैट इज़ कॉल्ड m1g। अरे मतलब सीधा ही है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, तो m1g लगेगा इस पर। ऐसे करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g लगेगा। तो इस m1g के कारण इसको नीचे आना है, लेकिन इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा मेरा यहाँ का जो कॉफिशिएंट जो दे रखा है वो म्यू दे रखा है, यानी ये फ्रिक्शन दे रखा है। ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये फ्रिक्शन सरफेस है, फ्रिक्शन है इस सरफेस में जो जिसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, जिसके कारण इसको नीचे आने से रोकेगा। तो पहले देखेंगे ना कि कितना रोकेगा, तो कितना रोकेगा, तो जितना इस पर फ्रिक्शन लगेगा इधर की और उतना ही रोकेगा दोनों के डायरेक्शन में। अगर इधर है और फ्रिक्शन के डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं हम लोग, अगर रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन इधर है इस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है और फ्रिक्शन इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन के बराबर, नॉर्मल के बराबर। और नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा, किसके बराबर, m2g के बराबर। तो इसका नॉर्मल इधर होगा किसके बराबर, m3g, इधर हो गया नॉर्मल m3g के बराबर। तो इधर लगेगा इस पर फ्रिक्शन, इधर लगेगा इस पर फ्रिक्शन, जो इसको इक्वल आउट करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो जब कभी भी इसका एक्सेलेरेशन पूछा जाएगा तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा m1g माइनस क्या कि m1g, जिस फोर्स के कारण ये m1g वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है वो, और इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स को माइनस करेंगे और नेट मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर कर देंगे। ये हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो इसका जो होगा m2g, तो इसका फ्रिक्शन क्या होगा, नॉर्मल है m2g, तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन के बराबर होता है। तो म्यू m2g और ये म्यू 3m2g, तो ये हो जाएगा म्यू m2g एंड इसी में प्लस हो जाएगा म्यू m3g। ये दोनों मेरा फ्रिक्शन हो गया जो m1g को अपोज कर रहा था, इज इक्वल टू नेट मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 नेट मास इनटू एक्सेलेरेशन के बराबर, जिस एक्सेलेरेशन के साथ वो नीचे गिर रहा था। अब एक यहाँ पे बात है जो आप क्वेश्चन में नहीं देख पाए, वो आपको दिखाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था कि एज्यूमिंग m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 के बराबर, यानी यहाँ पे तीनों मास बराबर है वो भी m के बराबर। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि m1 को mg लिख सकते हैं, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m के बराबर था। तो m1 को mg मतलब m1 को m लिख सकते हैं माइनस म्यू इसको भी m, तो ये हो जाएगा म्यू mg और ये म्यू mg से, तो दोनों ऐड होकर के डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2 म्यू mg के बराबर और इक्वल टू m1 m2 m सब mm है, तो ये हो गया 3 ma के बराबर। तो आप देखेंगे यहाँ पे
कि अगर हम m कॉमन ले लें, g कॉमन लें इसमें से mg कॉमन लेंगे, mg कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 म्यू के बराबर इज इक्वल टू 3ma के बराबर। m कैंसिल आउट हो गया तो a इक्वल टू क्या होगा, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी इसी एक्सलेशन के साथ m1 का ब्लॉक नीचे आएगा। तो ऑप्शन में देखें g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 3, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 9 ये गलत है, 2g म्यू बाई 3 ये गलत है, g इंटू 1 माइनस 2 म्यू बाई 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। तो ये रहा नीट 2014 का दूसरा वाला सवाल। क्या कह रहा है सवाल? कह रहा है कि द फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इंक्लाइंड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन बिलो। द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहा है कि फोर्स और टाइम का ग्राफ दे रखा है, आपको बताना है इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। तो आइए इसका देखते हैं हम सॉल्यूशन। तो यही सवाल है ना, जिसमें फोर्स और टाइम के बारे में दे रखा है हमको, जिसमें कि फोर्स और टाइम कैसे मिलता है यहाँ पे। तो फोर्स और टाइम के बीच का ये ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, जो इम्पल्स होता है वो होता है इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम के बराबर, या इक्वल टू होता है एफ टी ग्राफ का एरिया, एफ टी ग्राफ का एरिया, एफ टी ग्राफ का एरिया, और यही इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम, या इसको हिंदी में इंग्लिश में लिख देते हैं, दैट इज़ चेंज इन मोमेंटम। तो पता है ये है ना सवाल को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका, कि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फोर्स दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो वही चीज़ इम्पल्स कहलाएगा, वही एफ टी ग्राफ के एरिया पे भी प्लॉटेड होगा, और वही कहलाएगा चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? वही होगा चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमसे पूछ लिया है ये ग्राफ देके चेंज इन मोमेंटम, तो ये हो गया ना ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही हो गया ना ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार 2 एंड ऊंचाई 6 है, तो 2 कट गया, तो इसका एरिया 6 हुआ। ये माइनस में है तो -3, ये एक तरह का क्या है -3 इधर है और 2 है, तो ये आयत है एक तरह का -3 इंटू 2 दैट इज़ द -6, और इसका ये भी एक तरह का आयत है, 4 से 8 गया तो इधर 4 और ऊपर 3, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो यानी +6 और -6, ये तो 12 6 18 में से 6 गया तो ये हो गया 12, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। क्या बोले, इसका हम क्या निकालिए, क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से यहाँ से इनका निकल गया 6, इसका क्षेत्रफल 12 और इसका क्षेत्रफल -6, तो नीट क्या हुआ, इस दोनों 12 6 18 में से 6 गया तो ये 12, तो यही एरिया इसका क्या कहलाएगा, चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू। अब नेक्स्ट सवाल 2014 में आया हुआ एनएलएम से दूसरा सवाल, यानी ओवरऑल मेरा ये आई थिंक ये चौथा सवाल होगा, जिसमें कह रहा है कि ए बैलून विथ मास m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a वेयर a इज स्मॉलर देन g। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम it so that it starts move up with an acceleration a। या ये सवाल एकदम मस्त सवाल है, जो हमको बहुत अच्छे से टेस्ट करेगा ये कैसा मतलब आपका कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम इस सवाल को आपको समझाते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन सॉल्व सब कुछ करेंगे। ठीक है, आइए। जैसा कि सवाल में कहा गया कि एक बैलून पहले नीचे की ओर आ रहा था जिसका मास m था,
ठीक है। एक बैलून नीचे की आ रहा था जो जिसका एक्सेलरेशन ए है, और ये ए ध्यान रखना जो जी से क्या है, छोटा है, ये है, नीचे आ रहा था। तो पहले हम इसका इक्वेशन बनाते हैं कि किस केस में आएगा। और दूसरा केस कह रहा था कि दूसरा केस क्या था, यहाँ ही लिख लेते हैं कि वही बैलून था, उस मास में से कितना मास कम कर दें, यानी तो इस मतलब इस मास में से कुछ मास कम कर दिए जाने के बाद ये ऊपर की ओर जाने लगता है। तो मान लेते हैं एम में से एम डैश मास कम कर किए, एम माइनस एम डैश मास अब इसका बचा, इस बैलून का एम डैश मास कम करने के बाद ये ऊपर की ओर जाने लग गया, वो भी एक्सेलरेशन ए के साथ। तो एम डैश क्या होगा, यानी हम कितना मास निकाले ये बताओ कि ये ऊपर जाने लगे वही एक्सेलरेशन के साथ, यही सवाल कह रहा था। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई बैलून ऊपर की ओर जाने लगता है, इसका मतलब उस बैलून के ऊपर लगता है अपथ्रस्ट, यानी बैलून के ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करता है जिसके कारण बैलून ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पे एफ थ्रस्ट को हम एफ ए से डिनोटेट करते हैं, तो इस पे लग रहा है एफ ए थ्रस्ट। और यहाँ पे लेकिन पहले वाला केस फर्स्ट में क्या था कि बैलून नीचे आ रहा था, इसका मतलब इस पे लगने वाला जो नीचे वाला फोर्स एम जी है वो बड़ा है, जिसके कारण से एम जी बड़ा है जिसके कारण से ये नीचे आ रहा है, और एफ थ्रस्ट कम पड़ रहा है, इसलिए मास नीचे आ रहा है, बैलून नीचे आ रहा है। लेकिन दूसरे केस में एफ थ्रस्ट जो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स जो है एफ थ्रस्ट वो ज़्यादा हो गया है, एम जी कम पड़ गया है, इसलिए कि इस केस में ऊपर जा रहा है। तो दोनों केस के पहले इक्वेशन को लिखते हैं। पहले केस का इक्वेशन क्या होगा, नीचे का मास ज़्यादा है तो पहले एम जी, ठीक है, माइनस एफ थ्रस्ट जो एफ ए कहलाएगा, एफ थ्रस्ट इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये इक्वेशन कहलाएगा फर्स्ट। सेकेंड वाले का इक्वेशन क्या कहलाएगा कि एफ थ्रस्ट इस बार ऊपर की ओर जा रहा है तो एफ थ्रस्ट ज़्यादा हो गया है, इसलिए एफ थ्रस्ट माइनस मास। अब देखो एम जी में कौन सा मास लगेगा, यहाँ पे लगेगा एम माइनस एम डैश, क्योंकि एम डैश मास तो कम किए हैं और यही एम डैश मास पूछ रहा है। तो एम माइनस एम डैश मास इंटू जी, जो नीचे की ओर ग्रेविटेशन उसको खींच रहा था उसको माइनस कर दिए क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा था, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एम माइनस एम डैश, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यही एक्सेलरेशन से जा रहा था तो ए के बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो गया। तो अब हमको इसमें से तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट। अब इसको कैलकुलेशन करके हमको एम डैश निकाल लेना है। अब एम डैश कैसे निकालेंगे, तो अगर यहाँ पे एफ ए के वैल्यू को इक्वेशन 1 से यहाँ रख दें तो हो जाएगा। तो एफ ए का वैल्यू क्या होगा मेरा, मान के चलो एफ ए का वैल्यू हो जाएगा मेरा क्या, एम जी माइनस एम ए के बराबर होगा ना। इसको इधर किए इसको इधर कर दिए तो एम जी माइनस एम ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ए के वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, एम जी माइनस एम ए, और ये एम माइनस एम इंटू जी था, यानी इस मास इंटू जी, तो इसको इक्वेशन से बाहर लाएंगे तो माइनस एम जी और माइनस माइनस प्लस होगा एम डैश जी इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एम ए माइनस एम डैश जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये एम जी और ये एम जी, ये प्लस में एम जी ये माइनस में एम जी कैंसिल आउट हो गया, और हमको एम डैश को एक साइड रखना है ताकि एम डैश का वैल्यू है, तो प्लस एम डैश, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा टू एम डैश जी, और ये माइनस वाला एम ए और ई एम ए, तो दोनों होके हो जाएगा इधर टू एम ए के बराबर। तो यहाँ से मेरा एम डैश का वैल्यू निकला एम ए अपॉन 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 टू जी के बराबर, एम ए अपॉन, आई थिंक रुकिए सॉरी, यहाँ पे क्या होगा ना कि ए ना होगा, यानी यहाँ पे देखो एम ए हुआ तो माइनस करके यहाँ एम ए है ना, सॉरी वही तो कुछ थोड़ा सा गलत हो रहा था कैलकुलेशन में, यहाँ पे जैसे दिखा रहे थे तो ये एम ए होगा तो माइनस एम डैश ए होगा ना, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये माइनस था ये कट गया, तो यहाँ पे एम डैश वाले को एक साइड रखेंगे तो एक आ गया एम डैश जी, और ये माइनस से प्लस आ गया एम डैश ए, नॉट एम डैश जी, ठीक है, एम डैश ए आया, और इधर माइनस है और ये प्लस में है तो इधर आगे माइनस में प्लस होगा, तो ये हो जाएगा टू एम ए के बराबर, टू एम ए के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एम डैश को कॉमन लेंगे जो होगा जी प्लस ए, और ये हो जाएगा टू एम ए के बराबर। तो यहाँ से एम डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू एम ए अपॉन
जी प्लस ए के बराबर, और यही मेरा होगा करेक्ट आंसर। क्या, एम डैश इक्वल टू 2ma इंटू जी प्लस ए। ऑप्शन में देखेंगे क्या है, 2ma अपॉन जी प्लस ए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ करेक्ट। थैंक यू। तो ये रहा नीट 2014 का ही सवाल। आई थिंक मेरा ये 5वां सवाल है। तो इसमें क्या कह रहा है ना कि द बॉडी मास 4m इज लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एट रेस्ट, इट सडनली एक्सप्लॉइड्स इनटू द 3 पीसेस। यानी ये वही वाला सवाल है जो नीट 2013 में आया हुआ था। 2 pieces each of mass move perpendicular to the each other with the equal speed b. The total kinetic energy generated ड्यू टू एक्सप्लोजन इज। देखो ये 2013 में जैसा सवाल है ना, उसी सवाल में एक कदम आगे बढ़ के काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ लिया हमसे। तो कुछ नहीं है पागल, वही वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग पहले सॉल्व किए थे। क्या करेंगे, पहले मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, ठीक है। मतलब सारे मोमेंटम को कंजर्व करने के बाद सारे टुकड़ों का वेलोसिटी और सारे टुकड़ों का मास पता करेंगे, और सारे टुकड़े के वेलोसिटी और मास से लेकर के काइनेटिक एनर्जी लगा लेंगे। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सारे टुकड़े का मास और सारे टुकड़े का अगर वेलोसिटी पता चल गया तो हम इससे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2mv² से हम सॉल्व कर लेंगे, और 4 ऑप्शन दे भी रखा है सही में। तो इम्पॉर्टेंट बात है, पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से जो जो टुकड़ों हैं उस टुकड़ों का मास और वेलोसिटी पता करना, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के टोटल काइनेटिक एनर्जी सबका जोड़ लेना, और काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होने के कारण नॉर्मल सबका एडिशन कर देंगे। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट, और अब चले हम इसको सॉल्व करने। मैंने कहा था कि एक्स वाई प्लेन में था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स वाई प्लेन में रख देंगे। तो ये वाला जो मास जो था ना वो एक्स वाई प्लेन में मौजूद था इस तरीके से, और इसका मास था 4m। जब ये 4m वाला मास जब ब्रेक होता है तो ये 3 पीस में ब्रेक होता है, 2 पीस इसके परपेंडिकुलरली जाता है। तो एक पीस इधर गया, एक पीस इधर गया, तो दोनों पीस आपस में परपेंडिकुलरली एक्सप्लॉइड हुआ, ऐसे टूटा, ब्रेक किया। तो 2 मास उधर चला गया, एंड प्रत्येक का मास m था। जो इधर गया इसका मास m था, इसका मास m था। तो अब जो बचा 4m में से, तो 2m तो इधर चला गया, तो बाकी 2m किधर आएगा। हम जैसा पहले भी बात कर चुके थे कि 2m का मास इधर एक्सप्लॉइड होकर के जाएगा, ताकि इसका मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रह सके। तो इस दोनों मास का, ये दोनों मास जा रहा था, दोनों 2 मासेस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद इक्वल स्पीड v। तो इधर से v गया, इधर से भी ये v चला गया। तो v भी जाने के कारण इसका नेट क्या होगा, v√2 इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v√2 हुआ ना, क्योंकि परपेंडिकुलर था, सॉरी mv√2, क्योंकि इसका मास और v, इसका मोमेंटम इधर हो गया ना मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मोमेंटम इधर हो गया ना मास इंटू वेलोसिटी। तो mv एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया, तो mv√2 हो गया। तो ये mv√2 के बराबर ही इसको करना पड़ेगा ताकि इसका वेलोसिटी निकल जाए। तो 2m इंटू v डैश इज इक्वल टू mv√2, दैट इज आंसर। तो अब देखो यहाँ पे m कट जाएगा, तो v डैश इक्वल टू क्या हो गया, v√2 डिवाइडेड बाई 2। यानी जो तीसरे वाला, जो दूसरा बाकी 2m वाला मास जो है वो इस वेलोसिटी के से जाएगा, किससे वेलोसिटी के साथ जाएगा, v√2m। क्या किए, पहले हम देखिए इधर मास कह रहा था ना परपेंडिकुलर होता है, तो m मास परपेंडिकुलर v इधर से दोनों हुआ, तो दोनों का नेट मोमेंटम इधर निकला mv√2 kg/s, और इधर दूसरे m2m इधर जाएगा ताकि इस दूसरे को कैंसिल आउट कर सके। सेम सवाल है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं ले रहे हैं, सेम तरीके से बना है। तो 2m हो गया, तो इसके मोमेंटम के बराबर कर दिए ताकि ज़ीरो हो जाए। तो 2m भी परपेंडिकुलर इक्वल टू, सॉरी v डैश इक्वल टू 2mv√2, तो v डैश इक्वल टू v√2। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि 3 टोटल मास हुआ, एक मास m था जो इधर गया v, दूसरा मास भी m था v, और बाकी जो 2m था उसका वेलोसिटी कितना था, उसका वेलोसिटी अभी निकालें। क्या किया कि मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल करके हम उन सारे मास और उनके वेलोसिटी को निकाल लिए। जो परपेंडिकुलर वाला m था उसका वेलोसिटी v था, और जो बाकी 2m मूव करेगा उसका वेलोसिटी v√2/2 था। अब इन सभी से काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा था हमसे, तो सभी से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो 12mv², दैट इज़ द 12mv², और इसका हो जाएगा 12 इंटू मास 2m इंटू v², तो यानी v√2/2 का स्क्वायर।
सो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2m इंटू v√2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, तो v/2, ठीक है, v²/2। तो यानी 2 से 2 चला गया तो वो हो जाएगा mv²/2। तो यानी हाफ mv², ये भी हो गया, तो ये भी हो गया हाफ mv²। तो 3 हो गया, हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv², यानी 3/2 mv² इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा था वो हो जाएगा 3/2 mv²। समझ में आया क्या किए, यहाँ से मोमेंटम कंजर्वेशन से 2m वाले मास का वेलोसिटी निकाल लिए और सारे मास का हम काइनेटिक एनर्जी निकाल के आंसर तक पहुँच गए। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है कैलकुलेशन। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, आप देखते ही सवाल को कर लोगे, मतलब mv² इसका सबको ऐड करके तुरंत काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3/2 mv²। आइए देखते हैं कितने वाले ऑप्शन में है ये। हाँ, तो आप देख रहे हैं 3/2 mv², ये ऑप्शन नंबर सेकंड, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल। 2014 के सवाल को ख़त्म करने के बाद हम 2015 के सवाल पे मूव कर रहे हैं। तो 2015 का ये पहला सवाल क्या कह रहा है, द ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट्स passes over the frictionless pulley at the edge of a table and from the its other in another block b of mass m2 is suspended. The coefficient of the kinetic friction between the block and the table is mu k. What the block A is sliding on a table, the tension in the string is। तो आइए इस सवाल को देखते हैं कैसा है, कि मतलब क्या कहती है, यानी हॉरिजॉन्टल टेबल पे ब्लॉक मास m1 रखा हुआ है, उसे स्ट्रिंग से फ्रिक्शनलेस पुल्ली से m2 मास सस्पेंडेड है, m1 मास स्लाइड कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है, तो पूछ रहा है टेंशन क्या होगा। आइए बिना टेंशन लिए इसका टेंशन निकालते हैं। तो इसी तरीके का सवाल था ना, जो m2 मास लटका हुआ था, m1 मास हॉरिजॉन्टल टेबल पे था, इस पे टेंशन था, ये इस पे m2 मास पे नीचे क्या लगेगा, m2g मेरा फ्रिक्शन लगेगा, m2g नीचे क्या लगेगा, मेरा फ्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। m2g यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, और यहाँ पे टेंशन होगा इसमें, और इधर नॉर्मल लगेगा, इधर म्यू के लगेगा, और म्यू के इसके दोनों के बीच में है, और इधर जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू के m1g, क्योंकि m1g कैसे होगा, म्यू के n के बराबर होता है, n है m1g के बराबर, तो इधर फ्रिक्शन लगेगा म्यू के m1g। तो अब बताते हैं यहाँ पे, तो नेट देखो, नेट किसके कारण ये मूव कर रहा है, m2g के कारण मूव कर रहा है, तो m2g माइनस रोकने वाला फ्रिक्शन म्यू के m1g इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन m1 प्लस m2 इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से मेरा क्या होगा कि कॉमन क्या हो जाएगा, g कॉमन होगा, तो m2 माइनस m1 म्यू के अपॉन सॉरी ए इक्वल टू हो जाएगा g इंटू m2 अपॉन इतना, और इधर से आ जाएगा m1 प्लस m2। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्सलरेशन, जिसके कारण ये मूव कर रहा था, तो अब हमको टेंशन निकालना है, एक्सलेशन तो निकाला नहीं है, एक्सलेशन पता चल गया क्या है। अब टेंशन निकालने के लिए किसी एक ब्लॉक पे देख लेंगे, इसी ब्लॉक को देखते हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है टेंशन T, और नीचे लग रहा है m2g। तो देखो नीचे स्लाइड कर रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, तो पहले लिखेंगे m2g माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन m2 इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन। इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स को इक्वेट कर दिए, हम कुछ भी नहीं किए हैं, आप लोग को ये समझना चाहिए हम क्या किए यहाँ पे, कि हम पहले नेट फोर्स देखे कि किसके कारण मूव कर रहा है, तो पता चला m2g के कारण ही पूरा सिस्टम नीचे की ओर आ रहा है। रोक कौन रहा है, म्यू के m1g, ये क्या है, फ्रिक्शन है, किसके वजह से, m1 के स्लाइड करने से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन कंडीशन दिया है, म्यू के दे रखा है, तो यहाँ से फ्रिक्शन को माइनस करके m1 m2g से एक्सलेशन निकाल ली, इसका एक्सलेशन पता चल गया, यानी पूरे सिस्टम का एक्सलेशन पता चल गया। तो किसी ब्लॉक के मास पे उसका नेट फोर्स निकाल लेंगे हम, तो वहाँ से टेंशन पता चल जाएगा। अब m2 मास को देखेंगे तो ऊपर टेंशन और लग रहा है, नीचे m2g लग रहा है, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, इक्वेशन लिख लिए, इसमें क्या गलत किया हम। फिर हमसे टेंशन पूछा ना, तो टेंशन ही तो पूछ रहा है, तो इधर आ जाएगा, माइनस में होगा, लेकिन इसके कारण ये हो जाएगा, तो m2g माइनस हो जाएगा, m2g माइनस 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 एंड माइनस m2a के बराबर हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा m2a के बराबर, ठीक है, m2a के बराबर। तो t इक्वल टू m2 कॉमन हो जाएगा, g माइनस a के बराबर हो जाएगा। अब g माइनस a का वैल्यू सारा यहाँ पे पुट कर देंगे, और a का वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो t इक्वल टू m2 इंटू जी माइनस a का वैल्यू क्या है, g इंटू m2 माइनस m1 इंटू म्यू के, m1 अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। तो ये मेरा होगा। अब देखो इस फॉर्मेट में आंसर अगर नहीं दिया है तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो यहाँ से क्या है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, t माइनस एम टू इंटू जी इंटू एम टू माइनस एम वन अपॉन म्यू के अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो यहाँ से थोड़ा कैलकुलेटिव है, यहाँ पे m2 हो गया, m2 जी कॉमन ले लेंगे, तो g कॉमन लेंगे तो g बाहर आ गया, तो 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस m2 माइनस m1 म्यू के अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब इसको इसमें ही करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा m2g इंटू ये हो जाएगा m1 प्लस m2, और माइनस है तो माइनस प्लस माइनस m2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1 म्यू के। ओके, एंड टोटल डिवाइडेड हो जाएगा m1 प्लस m2 के बराबर, ठीक है। तो ये देखो m2 और m2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये m1 और m1 म्यू के है, तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2g और m2g, और यहाँ पे कॉमन हो जाएगा m1, तो ये भी कॉमन बाहर आ जाएगा m1, ये कॉमन ले लिए यहाँ से m1 को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो टेंशन का फाइनल आंसर हो जाएगा m1 m2g इंटू 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, क्या होगा, यही होगा। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, t इक्वल टू m1 m2 इंटू म्यू इंटू 1 प्लस म्यू के इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो लंबा कैलकुलेटिव था, इसका कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है, जो सेकंड नंबर पे है। थैंक यू। तो ये रहा 2015 का नेक्स्ट सवाल। द ब्लॉक ए बी एंड सी ऑफ masses 4 kg 2 kg and 1 kg respectively are in connected on a frictionless surface as shown. If the force of a 14 Newton is applied on a 4 kg block, then the कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ये तीनों ब्लॉक इस तरीके से अरेंज है कि पहले वाले ब्लॉक पे 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बताइए कि ए और बी के बीच में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यही सिस्टम दिया है कि 4 kg 2 kg और 1 kg का मास एक साइड, एक तीनों कॉन्टैक्ट में लगा हुआ है और 14 kg न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है। तो जनरल सी बात है, तो इधर ही मोशन होगा इसका, तो इस पर जो एक्सलेशन होगा इसका वो सब साथ ही मूव करेगा, एक ही साथ मूव करेगा, और उसका एक्सलेशन इक्वल टू होगा नेट फोर्स 14 अपॉन मास, टोटल मास, तो 4 2 6 1 7, यानी इसका जो एक्सलेशन होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ ये वाला सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। अब कह रहा है कि ए और बी के बीच का कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। तो कांटेक्ट एक तरह का नॉर्मल फोर्स होगा, 2 kg वाला 4 kg पे जितना नॉर्मल लगाएगा वही 4 kg वाला 2 kg पे लगाएगा, दोनों बराबर होगा, मतलब इक्वल होगा, और इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएगा। तो इस दोनों के बीच में क्या लग रहा है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। तो 4 kg वाले ब्लॉक को देखें तो 4 kg वाले ब्लॉक पे एक साइड से 14 न्यूटन लग रहा है, और ये दूसरे वाले ब्लॉक पे या दूसरा वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा है कितने न्यूटन का, ये सॉरी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और यही हमसे पूछना है। मोशन इधर है, ये ब्लॉक इधर जा रहा है, तो 14 माइनस क्या होगा n, जो इसके ऊपर लगा रहा है इधर से इसके ऊपर से, तो ये कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। तो 14 माइनस n इज इक्वल टू, इसका मास है 4 kg, और ये एक्सलेशन कितने के साथ जा रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो नॉर्मल हो जाएगा 8, और 14 में से 8 गया
दैट इज़ 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। तो 6 न्यूटन के कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उस दोनों के बीच में, 6 न्यूटन का। सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 न्यूटन। थैंक यू दोस्तों। तो अब हम लोग आ रहे हैं री नीट 2015, दोबारा नीट का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसके सवाल को। ए प्लैंक विद द बॉक्स ऑन इट इन इट एट वन end is gradually raised about the other end as the angle of the inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box start to slip and the slide 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank. अच्छा सवाल है। कह रहा है कि जब इस प्लैंक को एक इंड से धीरे धीरे हम उठाते जाते हैं तो ये ब्लॉक नीचे आने लगता है। जैसे 30 डिग्री पर पहुंचता है, यानी लिमिटिंग वैल्यू हो गया 30 डिग्री एंगल पे जैसे ये पहुंचता है, ये ब्लॉक नीचे ससरने लगता है और 4 सेकंड में ये 4 मीटर नीचे ससर जाता है। तो देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये होगा कि स्टैटिक्स और काइनेटिक फ्रिक्शन रिस्पेक्टिवली का है। इसका मतलब स्टैटिक पहले। आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन को स्टार्ट करना मुश्किल होता है, जारी रखना आसान, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू काइनेटिक। ये 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ को तो जरा देखो, यानी स्टैटिक्स और काइनेटिक को बराबर कर दिया सेकंड वाले में, और फोर्थ नंबर में क्या कर दिया है, स्टैटिक्स को ही कम कर दिया, काइनेटिक्स को ज़्यादा कर दिया। तो ये गलत है ना। हमेशा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा, जो कि ऑप्शन 1 एंड 3 में दे रखा है। तो हम देखते हैं इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि वहाँ पे कहा है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर वो स्लाइड करने लगना स्टार्ट कर देता है, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है 30 डिग्री पे। तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू एस, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस इक्वल टू 10 30 डिग्री, एंड म्यू एस इक्वल टू 10 30 का वैल्यू होगा 1/√3, और 1/√3 का मतलब 1.732, एंड 1.732 का मतलब हुआ 0.57 समथिंग, यानी 0.6 हम इसके अप्रॉक्स में ले सकते हैं। तो म्यू यानी स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एक्स इक्वल टू 0.6 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड को हम यहीं पे करेक्ट मान। म्यू एक्स के कैलकुलेशन के बाद हम म्यू के की ओर आते हैं। म्यू के का कैलकुलेशन कैसे करें, तो कुछ ऐसा ही सवाल था कि 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे था और 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक मास रखा हुआ था, इधर mg लग रहा था, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन थीटा और इधर एक कंपोनेंट आएगा mg कॉस थीटा, और नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा जिसके कारण इधर पे एक फ्रिक्शन आएगा म्यू के mg कॉस थीटा, क्योंकि म्यू के n के बराबर, और n यहाँ पे हो जाएगा mg कॉस थीटा के बराबर जो नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए फ्रिक्शन होगा म्यू के mg कॉस थीटा के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, इधर नीचे स्लाइड करने के कारण mg साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, इधर नीचे स्लाइड करेगा और म्यू के उनको रिपेल करेगा। तो mg साइन थीटा नीचे लग रहा था माइनस म्यू के mg कॉस थीटा जो रिपेल करने वाला था इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इनका मास तीनों मास कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा, g कॉमन ले लिए तो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा के बराबर होगा। आगे चलते हैं। कह रहा था ना कि सवाल में कि ब्लॉक डाउन 4 मीटर इन 4 सेकेंड, 4 मीटर 4 सेकेंड में नीचे आता है। तो यहाँ काइनेमेटिक्स लगाते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था तो यू टी कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ एस यहाँ पे 4 मीटर डाले, हाफ जी के वैल्यू जी और ए के वैल्यू को पुट कर दिए साइन थीटा इतना इंटू टी स्क्वायर, यानी 4 सेकेंड था तो 4 इंटू 4। ये देखो ये 4 एक कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 दूनी 4 2 बार में कट गया एंड 2 हो गया यहाँ पे, और अब जी के वैल्यू को रख दिए तो यहाँ 1 हो गया, और जी का वैल्यू 10 साइन 30, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री था माइनस म्यू के कॉस 30 इंटू 2। अब 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 हो गया, एंड टू साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड म्यू के कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो यहाँ 1 हो गया और ये 1 था इधर और 20, और यहाँ पे 2 जो था नीचे डिवाइड को इसको बाहर लेके आए 2, और 2 से इसको कैंसिल आउट कर दिए 10 हो गया, 1 माइनस म्यू के √3। म्यू के √3 को इधर लेके आए म्यू के √3, और यहाँ जो ऊपर में 10 था यहाँ डिवाइड हो गया, इधर आने के बाद डिवाइड इक्वल टू 1/10 हो गया, एंड म्यू के √3 इक्वल टू 1 माइनस 1/10, इसको इधर लेके आ गया। तो म्यू के √3 इक्वल टू 1 माइनस 1/10 हो गया 9/10, तो म्यू के √3 इक्वल टू 9/10, तो म्यू के इक्वल टू 9/10
10√3 नीचे आ जाएगा, 10√3 से मल्टीप्लाई तो 9√3/30 और √3 का वैल्यू 1.732/30 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 के अप्रॉक्स। सो मेरा हम निकाल लिए म्यू एस हम पहले निकाल लिए थे जो 0.6 के अप्रॉक्स था, और म्यू के हम निकाल लिए 0.5 के अप्रॉक्स। सो इज़ माई करेक्ट आंसर, जो आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड आई थिंक थर्ड में देखने को मिलेगा। म्यू एस का वैल्यू 0.6 एंड म्यू के का वैल्यू 0.5। थैंक यू।